हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ टॉपिक पर। जहां आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर है उसकी मैथ्स की फोर्थ यूनिट। तो देखो, पहले हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो अभी बीच में चल रही है, मुझे पता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट के कमेंट्स आए थे कि मैम पहले फोर्थ यूनिट करवा दो। तो देखो, फोर्थ यूनिट की सबसे ख़ास बात, सबसे मेन बात, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको कुछ भी बेसिक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग भी अगर आते हैं, तो भी आप जो है यूनिट फोर्थ एकदम इजीली, एकदम आराम से, एकदम अच्छे से करोगे। और प्लस ये यूनिट आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला के जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो मैंने इस यूनिट का है वो सिलेबस लिख रखा है ना, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो मेन बात ये तो चलो मैंने यूनिवर्सिटी की साइट पे जो सिलेबस दिया हुआ है वो लिख रखा है, लेकिन मेन बात इसके अंदर ये है कि इस फोर्थ यूनिट में टोटल हमारे 6 मेथड है। तो हमें टोटल 6 मेथड के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी मेथड है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस यूनिट का जो नाम है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो देखो, इस तरीके से मैंने जो है वो सिलेबस लिख रखा है। आप अभी सिलेबस पे गौर मत करो क्योंकि आपके एग्जाम्स पास में है। तो आपको तो बस इतना देखना है कि इस यूनिट में आपको 6 मेथड है, तो वो 6 मेथड पढ़नी है। तो देखो, ये हमारी फर्स्ट मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, यानी गॉस विलोपन विधि। तो सबसे पहले हम इस गॉस विलोपन विधि को ही शुरू करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक बता देती हूँ। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। और वो बेसिक है आधारी अवयव। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये आधारी अवयव को इतना हाईलाइट करके ऐसे क्यों लिखा है। तो देखो, ये जो आधारी अवयव है वो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जामिनर कि आधारी अवयव क्या होता है। तो आधारी अवयव वह होता है जो किसी रो या समीकरण का पहला नॉन जीरो एलिमेंट होता है। यानी जो कोई समीकरण आपको दी हुई होगी उसका नॉन जीरो एलिमेंट होगा। आधारी अवयव को ही पाइवट एलिमेंट भी कहते हैं। तो देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। तो देखो, ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल जहाँ 3x1 + 2x2 + x3 है। तो ये देखो, यहाँ जो x1 है इसके गुणा में ये जो एलिमेंट आ रहा है वही आपका क्या है, आधारी अवयव है। और आधारी अवयव क्यों है, क्योंकि ये पहले तो इस रो का पहला एलिमेंट, और पहला होने के साथ साथ ये नॉन जीरो एलिमेंट है। मान लो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, 0x1 + 2x2 + x3 = 0। अब आधारी अवयव आपका क्या होता है, अब ये ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि ज़ीरो तो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। हमें देखना है नॉन ज़ीरो। देखो, यहाँ लिखा है मैंने नॉन ज़ीरो एलिमेंट। तो आप देख सकते हो इस समीकरण का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या है, 2 है। तो इस बार इस समीकरण का आधारी अवयव हमारा हुआ 2। अब ये जो मैंने आधारी अवयव लिखा है वो आपको रो ऑपरेशंस में काम में आएगा, यानी हम जो ये गॉस विलोपन विधि पढ़ेंगे वहाँ आपको काम में आएगा। तो चलिए, समय को बिल्कुल भी बर्बाद न करते हुए हम अपना गॉस विलोपन विधि का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारे गॉस विलोपन विधि का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको सीधा सीधा एग्जामिनर अगर गॉस विलोपन विधि से क्वेश्चन पूछेगा तो वो सीधा सीधा ये क्वेश्चन देगा कि सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो आपको तो पहले वो इस तरीके से क्वेश्चन देगा, यानी कुछ 4 समीकरण देगा या 3 समीकरण देगा। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आपको पहली इक्वेशन में 4 अवयव दिख रहे हैं, यानी 4 चर दिख रहे हैं, अवयव नहीं चर। तो देखो, यहाँ कितने चर है, x1 x2 x3 x4, 4 चर है। चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। तो चलो वेरिएबल ही लेके चलते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो पहली इक्वेशन में आपके पास कितने वेरिएबल है, 4 है, x1 x2 x3 x4। अगर 4 वेरिएबल है तो आपके पास इक्वेशन भी 4 ही होगी। आप देख सकते हो 1 2 3 4 4 इक्वेशन। अगर आपके पास सिर्फ 3 वेरिएबल होंगे क्वेश्चन में तो आपको 3 ही इक्वेशन दी हुई होगी। ठीक है, ये तो थी थोड़ी सी बेसिक। अब आपको ये जो इक्वेशन दी हुई है आपको सबसे पहले उसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग मतलब आपको उनको इक्वेशन को नाम देना है, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब आप ये मत सोचना कि ये पहली इक्वेशन दे रखी है तो मैं इसको पहला नाम दे दूँ, ये दूसरी दे रखी है तो उसको दूसरा नाम दे दूँ। नहीं, यहाँ आपको वो ट्रिक नहीं लगानी है। यहाँ आपको आधारी अवयव के हिसाब से क्वेश्चन समीकरण को नंबरिंग देनी है। जैसे ये मान लो आपकी समीकरण कुछ इस तरीके से 4 समीकरण दी हुई है। भाई, इसमें पहली समीकरण कौन सी होगी, पहली समीकरण वो होगी जहाँ आपका जो पहला अवयव दिया हुआ है x1 उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो वैल्यू कैसे, हम अभी देखते हैं। जैसे ये इक्वेशन है पहली, यहाँ x1 जो है वो 10 है, यहाँ x1 3 है, यहाँ x1 6 है। -6 नहीं मान के चलना है, हमें सिर्फ 6 ही देखना है। यहाँ x1 कितना है, 5। अब आप देख सकते हो कौन सी इक्वेशन का x1 बड़ा है। तो आप कह सकते हो पहली इक्वेशन का x1 बड़ा है, तो यही आपकी पहली इक्वेशन होगी। समझ गए। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन कौन सी है। तो अब आपको x1 नहीं देखना है कि x1 यहाँ बड़ा है तो ये पहली इक्वेशन होगी, ये दूसरे नंबर पे आया तो ये दूसरी इक्वेशन होगी। नहीं,
अब आपको x2 देखना है कि x2 किस इक्वेशन में सबसे बड़ा है। जहाँ x2 जिस इक्वेशन में बड़ा होगा वही आपकी दूसरी इक्वेशन होगी, और माइनस को आपको छोड़ के चलना है, माइनस ध्यान में नहीं देना है। जैसे यहाँ x2 है तो ये 7 है, यहाँ x2 1 है, यहाँ x2 8 है, यहाँ x2 9 है। अब आप देख सकते हो चारों ही इक्वेशन में यहाँ वाला जो x2 है वो सबसे बड़ा है, जो 9 है। तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास x1 के हिसाब से आ गई, दूसरी इक्वेशन आएगी x2 के हिसाब से, जो कि होगी ये वाली। ठीक है, अब देखते हैं अपन x3, क्योंकि हमें इक्वेशन थर्ड चाहिए। तो देखो यहाँ x3 3 है, यहाँ x3 4 है, यहाँ x3 1 है, यहाँ x3 2 है। तो आप देख सकते हो x3 की सबसे बड़ी वैल्यू इस वाली इक्वेशन में है, तो हमने इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया। अब बची जो इक्वेशन होगी हमारे पास, जो इक्वेशन बच जाएगी उसको इक्वेशन 4 नाम देंगे। होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो। जैसे इस तरीके से हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आप देख ही सकते हो। अब आपको यहाँ इक्वेशन को नंबरिंग देनी है, अपने हिसाब से नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से। तो नंबरिंग देने से पहले आप x1 देखो, x1 जिस इक्वेशन में सबसे बड़ा होगा वही आपकी पहली इक्वेशन होगी। तो यहाँ x1 सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। तो सबसे बड़ी x1 की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में, तो ये होगी हमारी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 नाम देते हैं, तो इक्वेशन 2 जो हम देंगे वो x2 के हिसाब से देंगे। तो x2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में, इस वाली इक्वेशन में, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम x3 के हिसाब से इक्वेशन 3 को नाम देंगे। तो यहाँ x3 और x3 किस वाली इक्वेशन में x3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इस वाली इक्वेशन में। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, बची जो इक्वेशन होगी वो हमारी इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब आप सोचोगे हमने इनको इस हिसाब से नंबरिंग क्यों दिया, तो इसका भी एक रीज़न है। तो आप देख सकते हो ये जो हमारी पहली इक्वेशन है, इसका जो पाइवेट एलिमेंट है यानी आधारी अवयव है वो 10 है ना, नॉन ज़ीरो एलिमेंट और पहला अवयव है। इक्वेशन का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट ही हमारा आधारी अवयव होता है। तो इस इक्वेशन का आधारी अवयव है 10। अब 10 है तो हम पहले इस वाली इक्वेशन को लेके चलेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो गॉस एलिमिनेशन मेथड तो समझ में आती है, हमें इस मेथड में करना क्या है ना, लास्ट में हमें क्या निकाल के लाना है, क्या आंसर लेके आना है। तो आपको लास्ट में x1, x2, x3, x4 की वैल्यू लेके आनी है। चलो वैल्यू तो लेके आनी है, लेकिन किस मेथड से, गॉस एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन को हिंदी में कहते हैं विलोपन, यानी आपको इस इक्वेशन में x1, x2, x3 का विलोप करते जाना है, यानी इनको गायब करते हुए चलना है। फिर आपके पास लास्ट में x4 की कुछ वैल्यू आएगी, फिर x4 की वैल्यू से हम x3 की वैल्यू निकालेंगे, x3 की वैल्यू से x2 की वैल्यू से x1 की। किस तरीके से निकलेगा वो हम क्वेश्चन में देखते हैं। पहली स्टेप क्या होगी, पहली स्टेप होगी इक्वेशन को नंबरिंग देना। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को नंबरिंग दे देंगे, है ना। अब आपको पहली इक्वेशन लेके चलनी है, तो मैं आगे अगले वाले पेज में इस पहली इक्वेशन को एज इट इज़ उतार लेती हूँ। उसके बाद ये जो मेरा पाइवेट एलिमेंट है, उस पाइवेट एलिमेंट का पूरी इक्वेशन में भाग दे दूँगी। याद रखना सिर्फ इक्वेशन 1 में, इनमें मैं कुछ नहीं करूँगी। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लेके चलूँगी, फिर इसमें जो पहला हमारा पाइवेट एलिमेंट यानी आधारी अवयव आ रहा है उसका मैं पूरी इक्वेशन में भाग दे दूँगी। तो आप देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन का जो आधारी अवयव है वो 10 है, तो मैं 10 का पूरी इक्वेशन में भाग दे दूँगी। तो यहाँ जब मैं 10 का भाग दूँगी तो 10 से 10 कैंसिल होकर x1 आ जाएगा, और यहाँ मैं इस तरीके से 10 का भाग दूँगी। तो देखते हैं अगले पेज में। और आपको एक बात ये भी ध्यान में रखनी है, आप जैसे जैसे जो स्टेप काम में लोगे वो आपको हिंदी में या इंग्लिश में लिखना है। अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश में, वरना हिंदी में तो लिखना ही है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में मुझे 10 का भाग देना है, आप जानते हो 10 का भाग क्यों देना है, क्योंकि 10 का भाग जब हम देंगे तो x1 जो होगा ना वो हमारा सिंगल 1 आ जाएगा। फिर हम आगे जानेंगे कि ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ। पहली स्टेप तो यही है कि इक्वेशन को नंबरिंग दे दो। नंबरिंग देने के बाद जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसका जो भी आपके पास आधारी अवयव है उसका उसमें भाग दे दो पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ हमारा आधारी अवयव क्या था 10, तो मैंने 10 का भाग दे दिया। यहाँ x1 में, x2 में, x3 में, x4 में, यहाँ बराबर में भी यहाँ 10 का भाग दिया तो ये x1 आ गया। यहाँ जब 10 का भाग दूंगी तो ये 0.7, इधर 0.3, 0.5 और इधर 0.6। आप इतना तो जानते ही हो, जब 7, 3, 5 और 6 में 10 का भाग देंगे तो ये पॉइंटों में कुछ इस तरीके से आएंगे। और अगर आपको भाग देना नहीं आता है तो आप इस जो फोर्थ यूनिट में आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना नहीं आता है तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी, और होप आता ही होगा, क्योंकि थर्ड जो सेमेस्टर दिया है उसमें भी आपको कैलकुलेटर काम में आया, तो इस वाली यूनिट में आपको कैलकुलेटर काम में आने वाला है। तो इस तरीके से पहले हम आधारी अवयव का भाग दे देंगे। ये जो इक्वेशन आएगी इसको इक्वेशन 5 काम में लेना है, और इसको देखो मैंने रेड पेन से अलग से हाईलाइट किया।
क्योंकि ये आपको आगे काम आएगी। कहाँ काम आएगी वो भी देखो। पहली स्टेप आपको समझ में आ गई, इक्वेशन को नंबरिंग देनी है। दूसरी स्टेप क्या है कि जो समीकरण 1 आपके पास आई थी उसमें आधारी अवयव का भाग दे दो। अब जो इक्वेशन आएगी उसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो। अब आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, और वो क्या है, वो ये है कि इक्वेशन 1 तो आपने इक्वेशन 1 का तो चलो कुछ भी आपने कर लिया। अब आपको ध्यान देना है कि जो भी आपकी इक्वेशन 2 होगी उसका जो आधारी अवयव होगा, जैसे यहाँ आधारी अवयव 5 है, उस आधारी अवयव को आपको गुणा करना है। किससे? इसको जो हमने सॉल्व करके इक्वेशन 5 निकाली थी उससे गुणा करना है। क्यों गुणा करना है? क्योंकि जब हम यहाँ आधारी अवयव को हटा देंगे, यानी यहाँ जब 10 का भाग देंगे तो ये x1 आ जाएगा और ये अपने हिसाब से चेंज हो ही जाएंगे। यहाँ सिर्फ x1 आ गया है, यहाँ आप देख सकते हो 5x1 है, यानी इक्वेशन 2 का जो आधारी अवयव 5 है उसको इससे गुणा कर दो। इससे मतलब 10 का भाग देने के बाद जो इक्वेशन 5 आएगी उससे गुणा कर दो। उससे गुणा करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन 5 आई थी, उस इक्वेशन 5 में से मतलब इक्वेशन जो 5 आई थी आपके पास, उसको आप पहले 5 से गुणा करोगे, क्योंकि इक्वेशन 2 का आधारी अवयव 5 है। 5 से गुणा करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आएगी उसमें से आपको ये वाली इक्वेशन घटा देनी है। जब आप उसको घटाओगे तो आपको के पास x1 जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा या हट जाएगा। आपको वही करना था। इसी तरीके से आपको x1, x2, x3 गायब करना है। तो देखो ये थी हमारी इक्वेशन 5। अब आपको पता ही है इक्वेशन 5 को 5 से गुणा करना है, और 5 से ही क्यों गुणा करना है? 5 से ही क्यों? क्योंकि हमारी जो इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 2 उसका जो आधारी अवयव था वो 5 था हमारे पास, तो हमें इस वाली इक्वेशन को 5 से गुणा करना है। कौन सी को? 5वीं इक्वेशन को 5 से गुणा करना है। जब इस इक्वेशन को 5 से गुणा करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी हमारे पास, इसको मैंने इक्वेशन 6 नाम दे दिया। अब आपके की जो ये इक्वेशन 6 आई है उसमें से आपको इक्वेशन 2 को घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि जब आप घटाओगे तो आपके पास ये जो x1 है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो पहले मैंने इक्वेशन 6 लिख लिया एज इट इज़। अब मैंने यहाँ इक्वेशन 2 रख लिया है। इक्वेशन 6 नीचे इक्वेशन 2 और यहाँ मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया, मतलब इस वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन हमें घटानी है। तो 5x1 में से 5x1 जाएंगे तो 0, माइनस 3.5 में से ये प्लस के 9 जाएंगे, तो देखो प्लस के 9 माइनस 3.5 और x2 बाहर। तो मैंने आपकी सहूलियत के हिसाब से इसको लिखा है ताकि आप घटाने में गलती ना कर दो, है ना। बहुत बार हम यहाँ घटाने में गलती कर देते हैं, तो आपको तो सिंपल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। और क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम जल्दी इस वाली मेथड को समझना चाहते हैं, तो आप ये अपने हिसाब से कैलकुलेटर से सॉल्व करना। जब आप इसमें से इसको घटाओगे और माइनस है देखो, और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 9 में से 3.5 घटेंगे कुछ इस तरीके से, तो 5.5 x2 बचेगा। ये देखो x2, x1 वाली टर्म तो हमारे पास हट चुकी है। यहाँ x3 में से x3 घटाएंगे तो ये बचेगा, x4 में से x4 घटाएंगे तो ये बचेगा, 3 में से जब 7 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। ये होगी हमारे पास इक्वेशन 7। अब आप देख सकते हो यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन 7 आई है उसमें x1 एलिमिनेट है, ठीक है, x1 हट चुका है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जितने चर होंगे समीकरण उतनी ही होगी। अब यहाँ कितने चर है? 1 2 3, 3 चर है, तो ऐसी हमें 3 समीकरण और बनानी है। ऐसी 3 समीकरण बनानी है जिनमें 3 ही चर होंगे। फिर उन समीकरणों को दोबारा लिख के, दोबारा उनकी नंबरिंग करके, दोबारा उनका जो पहला वाला x1 या x2 x3 जो भी होगा उसको एलिमिनेट करना है। तो देखो ये तो आपके पास आ गई इक्वेशन 7। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये जो समीकरण 5 आपके पास थी, हमने जो सॉल्व की थी, मैंने इसको हाईलाइट करके रखा था, इसी को आपको थोड़ा सा और आगे काम में लेके चलना है। क्या? अब ये जो समीकरण 5 थी इसको आपको कुछ ऐसी संख्या से गुणा करना है जो आपके पास इक्वेशन 3 का आधारी अवयव हो। तो देखो इक्वेशन 3 का आधारी अवयव क्या है? 3 है, यानी हमारे पास जो समीकरण 5 आई थी आपको उसको 3 से गुणा करना है। फिर आगे तो आपको पता ही है, 3 से गुणा करके हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसमें से ये थर्ड इक्वेशन हम घटा देंगे तो वापस x1 गायब हो जाएगा और x2 x3 x4 की कुछ इक्वेशन बनेगी। तो देखो किस तरीके से, यहाँ देखो, यहाँ हम दोबारा वही करेंगे जो हमने पहले किया था। ये तो हमारी समीकरण आ गई, इसको तो हाईलाइट करके रखना है, ये तो आगे काम में आएगी। अब आपको वापस समीकरण जो 5 थी उसको 3 से गुणा करना है। और 3 से ही क्यों गुणा करना है? क्योंकि हमारी जो समीकरण 3 थी उसका आधारी अवयव 3 था, तो उसको इसलिए हम 3 से गुणा करेंगे। तो ये थी हमारे पास समीकरण 5, इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। मैंने 3 से गुणा किया, यही आई है, आप भी कर लेना कैलकुलेटर से।
तो ये हो गई हमारे पास समीकरण 3। अब आपको आगे क्या करना है, अब जो आपके पास इक्वेशन 3 थी उसको घटा देना, इस वाले में से उसको घटाना, जो नई इक्वेशन हमारे पास आएगी उसमें से घटाना। याद रखना, आप उल्टा मत घटा देना वरना गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में। तो ये हमारी जो इक्वेशन थी तो वो तो इक्वेशन 3 थी, और ये वाली इक्वेशन क्या है, समीकरण जो 5 हमने पहले निकाली थी उसको 3 से गुणा करने पे आई है। तो अब हम जब घटाएंगे तो वापस x1 गायब हो जाएगा, इधर x2 x3 x4 कुछ इस तरीके से बचेगा। जब हम यहाँ ऐसे घटाएंगे तो ये वाली समीकरण आएगी, ठीक है। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन 8। इक्वेशन 7 भी हमारे पास थी, इसमें भी x1 नहीं है। इक्वेशन जो 8 आई है हमारे पास, इसमें भी इक्वेशन नहीं है। अब हमारे पास एक इक्वेशन 9 आएगी, उसमें दोबारा x1 नहीं होगा। फिर ये जो हमारी 7वीं 8वीं और 9वीं इक्वेशन होगी वो और आगे काम में आएगी। तो देखो इक्वेशन 9 हम कैसे निकालेंगे, आप जानते ही हो। यहाँ हमने जो इक्वेशन 5 निकाली थी उसको वापस कुछ ऐसी संख्या से गुणा करना है जो समीकरण 4 का आधारी अवयव हो। तो देखो ये रही हमारे पास समीकरण 4, उसका आधारी अवयव क्या है, 6 है। तो इस बार हम 6 से गुणा करके जोड़ देंगे, घटाएंगे नहीं, क्योंकि माइनस तो ये पहले से ही है। जब जोड़ेंगे तब वापस ये जो x1 है वो विलोप हो जाएगा। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये कन्फ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आपको सब समझ में आता जाएगा, बहुत ही सरल है। तो देखो आपकी ये जो समीकरण 4 है उसका आधारी अवयव क्या है, 6 है। तो इस बार हम इक्वेशन 5 को, याद रखना इक्वेशन 5, यहाँ तो 4 इक्वेशन आ गई थी, 5वीं इक्वेशन जो हमारे पास आई थी, ये जो पहली इक्वेशन है उसमें हमने जब 10 का भाग दिया था, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो वाली इक्वेशन को 6 से गुणा करना है। फिर जो नई समीकरण आएगी उसको हम इस 4th वाली इक्वेशन में जोड़ देंगे, तो वापस हमारे पास x1 जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी हट जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, जो स्टेप आप काम में लोगे वैसा वैसा आपको लिखना भी है ताकि गलती ना हो। तो देखो यहाँ समीकरण 5 को हम 6 से गुणा करेंगे, और 6 से ही गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि जो इक्वेशन 4 हमारे पास थी उसका आधारी अवयव 6 था। तो 6 से गुणा करके समीकरण 4 को जोड़ेंगे, इस बार घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, क्योंकि जो समीकरण 4 का जो x1 है वो पहले से ही माइनस में, और ये वाला हमारा है प्लस में। तो प्लस माइनस घट ही जाएगा एक तरीके से, है ना, एलिमिनेट अपने आप हो जाएगा। तो आपको तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे घटाना है या जोड़ना है, आपको तो अपनी सहूलियत के हिसाब से जोड़ना है या घटाना है ताकि x1 एलिमिनेट हो जाए। तो ये रूल नहीं है कि आपको सिर्फ घटाना है या सिर्फ जोड़ना है, आपको कुछ ऐसा करना है कि x1 और x2 एलिमिनेट हो जाए, है ना, जोड़ने और घटाने दोनों में से। तो ये तो हमारे पास समीकरण जो 5 थी उसको जब हमने 6 से गुणा किया तो ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हमारी ये जो है वो इक्वेशन 4 है, कौन सी है, इक्वेशन 4 है मेरे पास, जो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को जब मैं जोड़ूंगी तो यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो x1 तो हट जाएगा, और इनको जब मैं सॉल्व करूँगी, ये प्लस है ये माइनस है तो ये आएगा, इनको सॉल्व करूँगी तो ये आएगा, इनको सॉल्व करूँगी तो ये आएगा, और 3.5 और 3.6 प्लस 5 को जोड़ूंगी तो मेरे पास 8.6 आएगा। तो इतना मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि इसको जोड़ने पे कैसे हमारे पास ये आया, इतना तो आप जान ही सकते हो। मैंने शुरू में ही कहा था आपको कि 4th यूनिट पढ़ने के लिए सिर्फ आपको जोड़ बाकी गुणा भाग आने चाहिए, बस, और कुछ आने की ज़रूरत नहीं है। और जोड़ बाकी गुणा भाग भी आपके पास है कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर से इजीली करो, कोई झंझट नहीं है। तो देखो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन 9 आ गई है। अब आप देख सकते हो इक्वेशन 9 में भी x1 नहीं है, यहाँ भी सिर्फ x2 x3 और x4 ही है। और आपके पास जो इक्वेशन 7 आई थी, ये देखो इक्वेशन 7 आई थी उसमें भी x1 नहीं है, और ये जो इक्वेशन 8 आई थी उसमें भी x1 नहीं है। तो आपको इस इक्वेशन 7, 8 और 9 को दोबारा से फिर से लिखना है, यानी रीराइट करना है। तो ये इक्वेशन 7, ये 8 और ये 9, अब आपको इनको दोबारा नंबरिंग करनी है, दोबारा पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन नाम देना है, और वो आप जानते हो कैसे देना है। पहले x2 को देखो, इधर इधर तीनों इक्वेशन में x2 को देखो, कौन सी इक्वेशन में x2 सबसे बड़ा है, तो आप देख सकते हो इस वाली इक्वेशन में। तो मैंने इसको इक्वेशन a नाम दे दिया, a यानी पहली, है ना, ABC यानी पहली, दूसरी, तीसरी, तो ये पहली, क्योंकि इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास पहले ही बन चुकी है पीछे, तो वापस हम इक्वेशन 1 यहाँ लिखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि वो वाली समीकरण 1 या ये वाली समीकरण 1, इसलिए मैंने इसको सुविधा के लिए a नाम दे दिया। अब आप x3 पे देखो, इस तीनों में x3 कहाँ बड़ा है, तीनों में नहीं, सिर्फ दोनों में, क्योंकि ये वाली समीकरण तो पहले ही नामकरण इसका तो हो चुका है। अब इनमें देखो कौन सी में x3 बड़ा है, तो यहाँ आप देख सकते हो 3.1 है, यहाँ 0.8 है, माइनस को गिनना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो x3 जो है वो बड़ा है इस वाली टर्म
से। तो ये हो गई दूसरी इक्वेशन यानी बी, और बची हो गई सी इक्वेशन। अब आप जानते हो आगे क्या करना है। आगे वापस आपको ये जो पहली इक्वेशन आपके पास आएगी जिसको मैंने ए नाम दिया, वापस इसका जो ये आधारी अवयव है इसी का पूरी इक्वेशन में भाग दे देना ताकि ये x2 का गुणांक 1 हो जाए। तो इस तरीके से मैं 5.5 का पूरी इक्वेशन में भाग दे दूंगी। क्यों दूंगी? ताकि x2 का गुणांक जो है वो 1 हो जाए, और जब x2 का गुणांक 1 हो जाएगा तब आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसको किससे भी गुणा कर सकते हो। और आप जानते हो आगे क्या करना है। ये जो समीकरण आएगी वो आपको आगे काम आएगी। कैसे? आगे आपको इस वाली इक्वेशन को पहले तो 3.1 से गुणा करना है, फिर 3.8 से गुणा करना है। जब आप 3.1 से गुणा करोगे इस वाली इक्वेशन को, तो यह जो आपका x2 है वो 3.1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी x2 3.1 है, यहाँ पे भी x2 3.1 हो जाएगा। फिर इन दोनों के को जब आप जोड़ दोगे तो वापस x2 जो है वो गायब हो जाएगा, है ना। तो x2 गायब होने के बाद क्या बचेगा? सिर्फ x3 x4। तो वापस अगली जो इक्वेशन बनेगी वो आपको आगे रिपीट होती जाएगी, मतलब काम में आती जाएगी। अभी जो है वो आपके एग्ज़ाम्स पास में है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ। उम्मीद आपको समझ में आएगी और आप एडजस्ट कर लोगे। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो मेरे पास पहली इक्वेशन बनी थी ये वाली, इसका ये जो आधारी अवयव है 5.5, तो मैं इसका इसमें भाग दूंगी। पूरी इक्वेशन में 5.5 का भाग देने के बाद मेरे पास जो आएगी वो इक्वेशन डी होगी, क्योंकि सी तक तो हमारे पास हो चुकी है, आगे इक्वेशन डी। अब आप देख सकते हो इक्वेशन डी में यहाँ जो x2 है हमारा, उसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है, गुणांक 1। अब आप इसको आसानी से किसी से भी गुणा कर सकते हो आप चाहो उससे। तो पहले आपको क्या करना है, पहले यहाँ जो आपके पास इक्वेशन बी है उसका आधारी अवयव देखना है। वो क्या है? 3.1 है। यानी आपके पास ये जो इक्वेशन डी आई है आपको पहले उसे 3.1 से गुणा करना है। तो देखो समीकरण डी को, ये जो डी इक्वेशन आई है उसको समीकरण डी को 3.1 से गुणा करके समीकरण बी को जोड़ने पर अब आप देख सकते हो ये जो समीकरण बी है वो पहले से इधर -3.1 x2 है। तो आप इसको जोड़ोगे तो अपने आप ये 3.1 एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये देखो डी को 3.1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। और जोड़ेंगे कौन सी इक्वेशन को? बी वाली इक्वेशन को, सॉरी, क्योंकि ए वाली इक्वेशन तो हमने कुछ इस तरीके से लिखी है, और बी वाली इक्वेशन को जोड़ेंगे तो तो देखो x2 और x2 को यहाँ जब जोड़ेंगे तो x2 तो गायब हो जाएगा क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ x3 को जोड़ेंगे, घटाएंगे, जैसा भी यहाँ दिया हुआ है वैसे। तो x3 को सॉल्व करेंगे, x4 को सॉल्व करेंगे, और इधर वाली टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी। उसका नाम क्या होगा? यहाँ इक्वेशन डी आ चुकी है तो इक्वेशन ई बनेगी, है ना। नई इक्वेशन ई बनेगी, डी तक आ चुकी है तो नई इक्वेशन ई बनेगी, और जो इक्वेशन ई बनेगी उसमें हमारी x2 की टर्म है वो गायब हो जाएगी, सिर्फ x3 और x4 की टर्म बनेगी, है ना। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये देखो, है ना। उसको जब सॉल्व किया तो x2 तो गायब हो गया हमारे पास, एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या? x3 और x4। तो इसी तरह से हमारे पास एक और इक्वेशन आएगी जिसमें x3 और x4 बचेगा। और वो इक्वेशन कैसे आएगी? तो वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी। तो कैसे आएगी? तो देखो यहाँ हमने जो 3 इक्वेशन नई निकाली थी उसमें भी हमारे पास x1 गायब था और सिर्फ 3 चर थे, तो 3 समीकरण आ गई। अब हम इन्हीं से कुछ ऐसी समीकरण प्राप्त करेंगे जिनमें सिर्फ 2 चर होंगे और वो समीकरण भी सिर्फ 2 ही होंगी। मैंने बताया था कि जितने आपके समीकरण में चर होंगे समीकरण उतनी ही होगी। यहाँ 3 चर है तो 3 समीकरण। अब इन तीनों समीकरण से हम एक एक चर को गायब करेंगे तो हमारे पास 2 समीकरण बनेगी, उनमें 2 चर आएंगे। तो एक समीकरण तो हमारे पास देखो बन चुकी है। इसको जब हमने आगे सॉल्व किया तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनी जिसमें x2 गायब हो गया। अब दूसरी हम इक्वेशन लाएंगे जिसमें भी हमारे पास x2 गायब होगा। वो इक्वेशन कैसे लाएंगे? तो वो देखो, मैंने ये जो इक्वेशन ए है उसमें 5.5 का भाग दिया तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन डी बनी। अब मैं इस डी इक्वेशन को कुछ ऐसी संख्या से गुणा करूंगी, कौन सी से? तो इक्वेशन बी तो हम काम में ले चुके हैं, अब हम इक्वेशन सी काम में लेंगे। अब इक्वेशन सी का जो आधारी अवयव है वो कितना है? 3.8 है, ठीक है। तो अब हम हमारी जो डी वाली इक्वेशन है उसको हम 3.8 से गुणा करेंगे। जब हम इसको 3.8 से गुणा करेंगे तो ये x2 भी 3.8 x2 हो जाएगा, और यहाँ 3.8 x2 पहले से है। तो इस वाली इक्वेशन में से, इक्वेशन सी में से जब हम ये नई इक्वेशन घटाएंगे, कौन सी नई इक्वेशन? डी को 3.8 से गुणा करने के बाद जो नई इक्वेशन आएगी उसमें से सी वाली इक्वेशन को जब घटाएंगे, है ना, जो नई इक्वेशन आएगी उसमें से सी वाली इक्वेशन को घटाएंगे तो वापस हमारे पास x2 है वो गायब हो जाएगा। तो देखो
कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे कि समीकरण डी को 3.8 से गुणा करके समीकरण 3 को घटाएंगे। याद रखना, गुणा करने के बाद जो हमारे पास नई टर्म बनेगी उसमें से इसको घटाएंगे, है ना। उल्टा मत कर देना, सी में से डी को घटा दिए तो वो गलत हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, समीकरण जो डी हमने निकाली थी उसको 3.8 से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद उसमें से समीकरण 3 को घटाएंगे। तो समीकरण डी को जब 3.8 से गुणा करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। और समीकरण 3 है वो मैंने एज इट इज़ यहाँ लिखी है और बाहर माइनस, क्योंकि घटाएंगे। अब आप जानते हो घटाएंगे ही क्यों, ताकि हमारा जो x2 और x2 है वो गायब हो जाए। तो यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा। x3 और x4 को जब घटाएंगे कुछ इस तरीके से हमारे पास नई टर्म बनेगी। ये हो गई हमारी इक्वेशन f। अब आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन e है और ये जो इक्वेशन f है, दोनों में ही x2 नहीं है। तो पहले तो हमने x1 गायब किया, फिर हमने x2 गायब किया। अब इन दो इक्वेशन को आगे काम में लेके हम x3 गायब करेंगे। x3 गायब करने के बाद हमारे पास x4 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो समीकरण ई व एफ से, ये समीकरण ई है मेरी, ये समीकरण एफ है। अब आप देखो पहली समीकरण कौन सी होगी भाई, किसको हम पहली समीकरण मानेंगे। तो देख सकते हो यहाँ x3 और यहाँ x3, दोनों में से किसका कोफिशिएंट बड़ा है। तो आप कह सकते हो 1.63 बड़ा है किससे, 1.12 से। तो इसको हम पहली इक्वेशन नाम दे देंगे, है ना। पहली तो नाम दे नहीं सकते, मतलब होगी ये पहली, लेकिन नाम हम इसको पहली नहीं देंगे। तो नाम इसको क्या देंगे, तो लास्ट हमारे पास f इक्वेशन तक आ गई। तो f के बाद क्या आता है g, तो हम इसको g नाम देंगे और बच्ची वाली को h नाम देंगे, यानी एक आगे वाली। तो देखो अब हम इस g को लेके चलेंगे। आपको पता ही है जो हम पहली इक्वेशन लेंगे नामकरण करने के बाद, यहाँ हमारी पहली कौन सी है g, तो इस g का जो आधारी अवयव होगा 1.63 उसका हम भाग दे देंगे, ताकि ये जो x3 यहाँ आया है उसका कोफिशिएंट 1 हो जाए। तो आप देख सकते हो इस वाली इक्वेशन में जब मैं आधारी अवयव का 1.63 का जब भाग दूंगी तो इस तरीके से मेरे पास ये सॉल्व होके आएगा, जहाँ x3 का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। अब आप जानते हो, अब मैं इस वाली इक्वेशन को, जिसे मैंने आई इक्वेशन नाम दिया, इस वाली इक्वेशन को कुछ ऐसी संख्या से गुणा करूंगी जो इक्वेशन h का आधारी अवयव होगा। अब आप देख सकते हो इक्वेशन h का आधारी अवयव क्या है, 1.12। तो मैं 1.12 से इसको गुणा करूंगी। तो समीकरण i को 1.12 से गुणा करके, तो मैंने यहाँ समीकरण i को 1.12 से गुणा कर दिया। अब देखो जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो आप देख सकते हो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है h, इसी में तो जोड़ना है या घटाना है। तो इसका जो x3 है वो पहले से ही माइनस में है, तो इस बार हम जोड़ देंगे ताकि x3 गायब हो जाए। तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन i को मैंने 1.12 से गुणा किया, तब मेरे पास ये इक्वेशन बनी। अब इस वाली इक्वेशन में मैं इक्वेशन h को जोड़ दूंगी। जब जोड़ूंगी तो मेरे पास यहाँ x3 और यहाँ x3 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, मेरे पास x4 बचेगा, और x4 भी माइनस में होगा। और यहाँ भी जब मैं इनको जोड़ूंगी तो ये वाली टर्म आएगी। तो आप देख सकते हो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। x4 की यहाँ से मैं कुछ वैल्यू निकालूंगी। कैसे निकालूंगी, x4 बराबर ये जो कोफिशिएंट आ रहा है उसको मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगी। अब आप भाग किससे देना, आपको कैलकुलेटर से भाग दो। इससे लिखो पहले, फिर डिवाइड, फिर ये इसे लिखो, फिर मेरे पास x4 की कोई वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैं जब यहाँ इसे सॉल्व करूँगी तो मेरे पास x4 की कुछ वैल्यू आ जाएगी। x4 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0.96067, जो कि लगभग क्या है, 1 के बराबर है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। तो मेरे पास x4 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब आप कोई ऐसी इक्वेशन देखो जहाँ x4 और x3 दोनों दिया हुआ हो, तो आप देख सकते हो जैसे मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, यहाँ मेरे पास x4 और x3 दोनों दिया हुआ है। अगर मैं इस इक्वेशन में x4 की वैल्यू रख दूँ, और x4 की वैल्यू क्या है, 1 है, इस वाली इक्वेशन में जब मैं x4 की जगह 1 पुट कर दूँ तो मेरे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। इतना तो आप जानते हो, एक समीकरण है जिसमें हमें एक चर का मान पता है तो दूसरे चर का मान निकल जाएगा। तो मेरे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी इस वाली समीकरण से। अब x3 की वैल्यू क्या आएगी, तो देख सकते हो ये x4 से मेरे पास ये जो वैल्यू आई है उसको मैं इक्वेशन आई में रखूँगी। ये वाली मेरी इक्वेशन आई है, जब मैं यहाँ x4 की वैल्यू रखूँगी तो मेरे पास इस तरीके से सॉल्व करने के बाद x3 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि ये आएगी, जो कि ऑलमोस्ट किसके बराबर है, लगभग -7 के बराबर है। तो अब मेरे पास x4 और x3 दोनों की वैल्यू आ गई। अब कोई एक ऐसी इक्वेशन देखो जहाँ x3 भी हो, x4 भी हो और उसके अलावा कोई दूसरा चर भी हो, ताकि हम इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करके उस दूसरे चर की वैल्यूज़ निकाल लें। तो देखो ऐसी कौन सी इक्वेशन है, तो ऐसी इक्वेशन आपके पास डी, जहाँ x2 x3 x4 दिया हुआ है, 3 चर दिए हुए हैं आपके पास।
x3 की वैल्यू भी पता है -7, x4 की वैल्यू भी पता है आपको 1 है, तो यहाँ से आप x2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस वाली इक्वेशन में x3 x4 की वैल्यू रखो, x2 की वैल्यू आ जाएगी। अब आप चलो अपनी पहली समीकरण में, जो आपकी समीकरण 4 आई थी, है ना, ये देखो, सॉरी 5 आई थी, ये देखो समीकरण 5, उसमें जाओ। उसमें आप क्या करोगे, x1 x2 x3 x4 चारों कोफिशिएंट आपके पास दिए हुए हैं। x2 की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो, x3 की भी, x4 की भी। तो इस वाली इक्वेशन में आप x2 x3 x4 की वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास x1 की वैल्यूज आ जाएगी। मतलब अल्टीमेटली आपको लास्ट में x1 x2 x3 x4 की वैल्यूज निकालनी है। और वो वैल्यू कौन सी मेथड से निकालनी है, वो वैल्यू आपको निकालनी है गॉस एलिमिनेशन मेथड। और गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आपके पास जितने भी चर दिए हुए हैं, आप उन चरों में से एक एक चर को एलिमिनेट करते जाओ। तो देखो एक बार इस क्वेश्चन का फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले मैं इसको नंबरिंग दूंगी। नंबरिंग करना भी मैंने आपको बताया है कि नंबरिंग कैसे करूँगी। पहले x1 के हिसाब से देखूंगी, x1 जिस इक्वेशन में सबसे बड़ा होगा वो इक्वेशन 1 होगी। फिर x2 देखूंगी, x2 जिस इक्वेशन में सबसे बड़ा होगा, इस वाली को तो नंबरिंग दे चुकी है, अब इसको तो देना ही नहीं है। इन तीनों में x2 जिसमें बड़ा होगा उसको इक्वेशन 2 नाम दूंगी। फिर बची हुई दोनों इक्वेशन में मैं x3 देखूंगी, x3 जिसमें बड़ा होगा मैं उसको इक्वेशन 3 नाम दूंगी और बची हुई इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब आगे क्या करना है, अब आगे देखो मैं आपको एक रफ पेज पे समझाती हूँ। तो देखो मैंने वो चारों जो इक्वेशन थी उसको एक अलग पेज पे लिखा है। तो ये तो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, सॉरी ये वाली हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये वाली हमारे पास इक्वेशन 2 थी, ये वाली इक्वेशन 3 थी और ये वाली इक्वेशन 4 थी। अब आगे आपको क्या करना है, तो देखो पहले आपको ये वाली इक्वेशन लेके चलनी है, पहली इक्वेशन लेके चलनी है, ठीक है। पहली इक्वेशन में पहले आपको भाग देना है, किसका भाग देना है, आधारी अवयव का भाग देना है। इस वाली इक्वेशन का आधारी अवयव कौन सा है, 10 है। तो पहले आपको इसमें 10 का भाग देना है। 10 का भाग देने के बाद ये जो आपके पास x1 आएगा, वो x1 का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 हो जाएगा, है ना। मतलब x1 के गुणा में 1 आ जाएगा और ये वाली टर्म कुछ आ जाएगी आपके पास, मान लो कुछ भी आ गई, बस ये इधर कुछ भी आ गया, मैं बस रफली समझा रही हूँ। इस पहली इक्वेशन लेके चलनी है, पहले आपको नामकरण करना है, पहली दूसरी तीसरी ऐसे नाम देना है। फिर पहली इक्वेशन लेके चलनी है, ये मैंने पहली इक्वेशन लिखी। फिर पहली इक्वेशन में जो आपका आधारी अवयव है उसका भाग दे दो। इसमें आधारी अवयव कौन सा, 10 है, तो मैंने 10 का भाग दे दिया। तो मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी जहाँ x1 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको तीसरी चौथी और पांचवी इक्वेशन को लेके चलना है। कैसे लेके चलना है, पहले ये जो आपके पास इक्वेशन आएगी आधारी अवयव का भाग देने के बाद, जिसमें x1 का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, उसको इक्वेशन 5 नाम देना है। अब आपको इक्वेशन 5 को, 2 को, 3 को और 4 को साथ में लेके चलना है। इस वाली इक्वेशन को आप भूल जाओ। अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी पांचवी इक्वेशन आएगी, ये जो भी आपके पास इक्वेशन आएगी, उस पांचवी इक्वेशन को आपको पहले तो 3 से गुणा करना है, ठीक है, 3 से गुणा करना है। उसके बाद आपको 3 से गुणा करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसको इक्वेशन 6 नाम देना है। फिर उस वाली इक्वेशन में से आपको ये तीसरी इक्वेशन है वो घटा देनी है, तीसरी इक्वेशन आपको घटा देनी है। घटाने से क्या होगा, आपका जो x1 होगा वो गायब हो जाएगा। फिर आपके पास एक नई इक्वेशन बनेगी जिसको आप इक्वेशन 1 नाम दे देना, जिसमें x1 गायब हो जाएगा। फिर x2 सिर्फ x3 और सिर्फ x4 बचेगा आपके पास, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई जहाँ आपके पास x2 x3 और x4 बचेगा सिर्फ। इसको आपको हाईलाइट करके चलना है, ये आपको आगे काम आएगी। अब आपको आगे क्या करना है, वापस आपको इक्वेशन 5 लेनी है जिसमें जो x1 होगा उसका कोफिशिएंट 1 होगा। अब आपको वापस इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 का जो आधारी अवयव दिया हुआ है उससे गुणा करना है। इसका आधारी अवयव कितना है, 2 है, ठीक है। इसका आधारी अवयव कितना है, तो देखो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मैंने अभी आपको क्या बताया, इक्वेशन 5 को 3 से गुणा करना है, नहीं, इक्वेशन 5 को आपको उससे गुणा करना है जो इक्वेशन 2 का आपका जो आधारी अवयव है उससे। तो इक्वेशन 2 का आधारी अवयव क्या है, 5 है, तो इक्वेशन 5 जो हमारे पास आई थी उसको 5 से गुणा करना है। फिर जो इक्वेशन बनेगी उसको इक्वेशन 6 नाम देंगे। उस इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 2 को घटाएंगे, इक्वेशन 2 को घटाएंगे। 2 को घटाने से क्या होगा, आपका x1 गायब हो जाएगा। x1 गायब होने के बाद आपके पास कोई एक नई इक्वेशन बनेगी जहाँ सिर्फ आपके पास x2 x3 और x4 बचेगा। अब वापस आपको इक्वेशन 5 को लेके चलना है जिसका जो आधारी अवयव क्या था, x1 ही था, सिर्फ 1 था, मतलब x1 के गुणा में सिर्फ 1 होगा। अब आपको वापस इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 का जो आधारी अवयव दिया हुआ है उससे गुणा करना है। उससे गुणा करने से क्या होगा, आपका जो इक्वेशन 5 होगी, आपकी जो इक्वेशन 5 होगी उसका जो x1 होगा वो वापस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 3x1, यहाँ पे भी 3x1। अब वापस ये जो नई इक्वेशन आपके पास बनेगी 3 से गुणा करने के बाद, उस इक्वेशन में से इक्वेशन 3 घटा दो। 3 को जब घटाओगे तो वापस आपके पास एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जहाँ आपके पास सिर्फ x2 x3 और x4 बचेगा। x1 वापस गायब हो जाएगा। इसको, ये भी कोई इक्वेशन होगी, इसको हम आगे नंबरिंग देंगे। अब वापस आपको इक्वेशन 5 लेके चलनी है
जिसका जो आधारी अवयव है वो सिर्फ एक है, यानी x1 का कोफिशिएंट 1 है। अब वापस ये जो इक्वेशन 5 है, आपको इसको किससे गुणा करना है? इक्वेशन जो लास्ट चौथी इक्वेशन दी हुई है उसका जो आधारी अवयव है उससे गुणा करना है। यहाँ आधारी अवयव कितना 6, तो इक्वेशन 5 को आपको 6 से गुणा करना है। 6 से गुणा करने के बाद जो नई इक्वेशन बनेगी आपके पास, उसमें से आपको घटाना है। कौन सी इक्वेशन को? चौथी इक्वेशन को आपको घटाना है। घटाने के बाद वापस आपके पास एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जहाँ आपका ये जो x1 है वो गायब हो जाएगा। चौथी इक्वेशन का जो x1 है वो गायब हो जाएगा। वापस आपके पास x2, x3 और x4 ही बचेगा। तो इस तरीके से आपने x1 को गायब कर दिया है ना? दिख रहा होगा आपको। इस तरीके से आपने x1 को गायब कर दिया। अब आप क्या करोगे? वापस ये जो 3 इक्वेशन आपके पास आई, जिसमें चर भी कितने हैं? 3 है, समीकरणें भी कितनी है? 3 है। तो वापस आप इनको नंबरिंग दोगे। जैसे मान लो ये पहली आ गई, ये दूसरी आ गई और ये तीसरी आ गई। अब वापस आप क्या करोगे? इस पहली को लेके चलोगे। इस पहली का यहाँ पे जो x2 का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका भाग दे दोगे, ताकि वापस ये जो x2 है उसका कोफिशिएंट 1 हो जाए। यानी पहली वाली मेथड अपनानी है आपको। वापस इसमें आप भाग दोगे। जैसे मान लो इसका कोफिशिएंट 8 है, तो 8 का भाग दोगे तो वापस एक नई इक्वेशन बनेगी जहाँ इसका वापस कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से x3 और x4, कुछ इस तरीके से जो भी आपके पास आएगी वो, ठीक है। अब वापस आपके पास ये जो दूसरी तीसरी इक्वेशन होगी उसको काम में लोगे। जैसे यहाँ दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट 2 है, तो आप इस वाली इक्वेशन को 2 से गुणा करोगे, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को पूरी को 2 से गुणा करोगे। 2 से गुणा करने के बाद आप वापस ये जो इक्वेशन 2 है इसको घटा दोगे। जब घटाओगे इस इक्वेशन 2 को, तो वापस आपका ये जो x2 है, इसमें और इसमें जो x2 है वो कैंसिल होके आपके पास वापस एक ऐसी समीकरण बनेगी जहाँ सिर्फ x3 और x4 बचेगा आपके पास। फिर दोबारा आपको इक्वेशन 3 को काम में लेना है। कैसे? इक्वेशन 3 का यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट दिया हुआ होगा x2 का, वापस आपको उसे ये वाली जो नई इक्वेशन हमारे पास आई थी उससे गुणा करोगे। वापस जब उसको गुणा करके ऐसे घटाओगे तो वापस आपके पास लास्ट में एक ऐसी समीकरण बनेगी जहाँ आपके पास वापस x2 हट जाएगा और x3 और x4 की टर्म बचेगी। अब वापस आपको इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम देना है। जो समीकरण 1 होगी उसका यहाँ जो भी कोफिशिएंट होगा उसका भाग दे दोगे, ताकि x3 का कोफिशिएंट 1 हो जाए। अब यहाँ जो इक्वेशन होगी, जैसे यहाँ 3x3 है, तो इस वाली इक्वेशन को आप 3 से गुणा कर दोगे ताकि यहाँ पे भी 3x3 आ जाए। फिर इसमें से इसको जब घटाओगे तो वापस ये x3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x4 की आपके पास कोई वैल्यू बचेगी। अब आप जानते हो आगे क्या करना है। x4 की जो भी वैल्यू आप आएगी उसका मान आप ऐसे समीकरण में रखोगे जहाँ पे x3 भी पहले से मौजूद होगा, ताकि x3 की वैल्यू आ जाए। अब x3 और x4 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, वापस इनकी वैल्यू कोई ऐसे समीकरण में रखोगे जहाँ x2 होगा, तो उससे आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। अब वापस आपके पास x3, x4 और x2 की वैल्यू आ चुकी है, तो इन सभी के मान आप ऐसे समीकरण में रखोगे जहाँ पे x1 होगा, ताकि इनके जब जो भी मान आएंगे वो रखोगे तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने खिचड़ी करके समझाया है, होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं आया तो नहीं। देखो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाला देखो, यहाँ क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को आपको पहले नंबरिंग देनी है। इक्वेशन 1 2 3 4 जैसे भी आई, वैसे आप तो बस नंबरिंग दे दो और कुछ नहीं करना। तो मैंने इस तरीके से इसको नंबरिंग दे दी है। अब आपको पता है ये आपको पहली इक्वेशन लेके चलनी है। पहली इक्वेशन का जो भी आपके पास x1 है उसका भाग दे दो, ताकि यहाँ पे जो x1 है वो 1 हो जाए। तो पहली इक्वेशन में मैं 10 का भाग दूंगी और देना ही है आपको x1 का कोफिशिएंट जो भी दिया हुआ होगा उसी का भाग दे दो। तो मैं पहली इक्वेशन में 10 का भाग दूंगी और जो जो स्टेप आप काम में लोगे वो लिखते जाओ। तो जैसे पहली इक्वेशन में मैंने 10 का भाग दिया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, जिसको मैंने इक्वेशन 5 नाम दे दिया, क्योंकि इक्वेशन 4 तो पीछे जा चुकी है। ये जो नई समीकरण आएगी इसको इक्वेशन 5 नाम दूंगी। अब आपको इक्वेशन 5 को गुणा करना है। आपको पता है किससे गुणा करना है? जो आपके पास समीकरण 2 होगी उसका जो आधारी अवयव होगा उससे गुणा करना है। तो समीकरण 2 का आधारी अवयव कितना था? 5। तो मैं समीकरण 5 को 5 से गुणा कर दूंगी। फिर जो समीकरण आएगी आपको उस समीकरण में से घटाना है। किस समीकरण को? समीकरण 2 को घटाना है। जब समीकरण 2 को हम नई इस वाली इक्वेशन में से घटाएंगे तो आपके पास जो नई इक्वेशन बनेगी इस तरीके से, तो उसमें देख सकते हो आप, आपके पास जो x1 है वो गायब हो जाएगा, है ना। x1 की टर्म गायब हो जाएगी और एक नई समीकरण आएगी जिसमें सिर्फ x2, x3 और x4 होगा। ये वाली इक्वेशन आपको आगे काम में आएगी। अब आपको वापस वही मेथड लगानी है। क्या? इक्वेशन 5 काम में लेनी है जो आपने निकाली थी। इस इक्वेशन को वापस आपको एक ऐसी संख्या से गुणा करना है जो आपकी जो समीकरण 3 होगी, आपकी जो समीकरण 3 होगी उसका आधारी अवयव होगा। तो समीकरण 3 का आधारी अवयव कौन सा है? आप देख सकते हो, ये रही आपके पास समीकरण 3। समीकरण 3 का आधारी अवयव कितना है? 3। यानी आप समीकरण 5 को 3 से गुणा करोगे। तो देखो
ये है आपके पास समीकरण 5, ठीक है। इसको आप 3 से गुणा करोगे तो आपके पास कुछ ये वाली इक्वेशन बनेगी। अब आप इस वाली इक्वेशन में से आपको समीकरण 3 को घटा देना है ताकि आपके पास जो नई इक्वेशन बने उसमें आपका x1 गायब हो जाए, सिर्फ x2, x3 और x4 बचे। फिर वापस ये समीकरण 8 हो गई, ये समीकरण 7, इसमें भी x1 गायब है और समीकरण 8 इसमें भी x1 गायब है। अब वापस आप क्या करोगे, वापस आप समीकरण 5 को काम में लोगे, है ना। ये रही समीकरण 5। अब की बात समीकरण 5 को किससे गुणा करोगे, समीकरण 4 का जो आधारी अवयव है उससे गुणा करोगे। फिर उसके बाद जो गुणा करने के बाद ये जो इक्वेशन 5 जैसी भी आएगी उसमें से आपको समीकरण 4 को घटा देना है। वापस आपका x1 गायब हो जाएगा और x2, x3, x4 बचेगा, है ना। तो इस तरीके से आपके पास एक नई इक्वेशन बनेगी, वापस उसमें x2, x3, x4 बचेगा, तो वो हो जाएगी आपकी अगली इक्वेशन। तो आप देख सकते हो समीकरण 7 में भी आपका x1 गायब है, समीकरण 8 में भी x1 गायब है। ऐसे ही समीकरण 9 बनेगी जिसमें भी आपका x1 गायब होगा, और वो समीकरण 9 किसकी सहायता से बनेगी, जो लास्ट आपकी समीकरण 4 होगी उसकी सहायता से बनेगी। तो उसमें भी ये देख सकते हो आप x1 गायब है। तो देखो अब आपके पास जो नई इक्वेशन आई है, इक्वेशन 7, 8 और 9, उसमें आप देख सकते हो x1 गायब है। अब वापस आप इनको नंबरिंग दोगे, नंबरिंग देने के बाद क्या करना है, जो पहली इक्वेशन आपके पास होगी उसमें जो x2 का कोफिशिएंट होगा उसका भाग दे दोगे, तो वापस आपके पास x2 का गुणांक 1 आ जाएगा। अब आपको समीकरण, ये जो दो बची हुई समीकरण है इनको काम में लेना है। इनका जो पहला आधारी अवयव होगा उसको आप उसका जो आधारी अवयव होगा उसको आपको गुणा करना है। कौन सी इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन बनेगी आधारी अवयव का भाग देने के बाद इक्वेशन बनेगी उससे गुणा करना है आपको। जैसे ये आपकी इक्वेशन 7 है ना। इक्वेशन 7 ही आपकी इक्वेशन पहली आई है जिसको मैंने ABC नाम दिया। ये जो A आई है उसका जो आधारी अवयव 5.5 है उसका हम पूरी इक्वेशन में भाग देंगे तो x2 का गुणांक 1 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, अब इन इक्वेशन B और C को काम में लेना है। पहले B को काम में लेते हैं। B का आधारी अवयव क्या है, 3.1, तो इस इक्वेशन को आप 3.1 से गुणा करोगे। फिर जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें से आप या तो घटाओगे या जोड़ोगे। कौन सी इक्वेशन को, बी वाली इक्वेशन को, ताकि आपका जो x2 है वो गायब हो जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पहले से माइनस है तो मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगी। जब जोड़ूंगी तो x2 वापस गायब हो जाएगा और एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जहाँ सिर्फ x3 और x4 होगा। अब आगे आपको क्या करना है, वापस ये जो डी इक्वेशन आपके पास है इसको वापस आपको सी वाली इक्वेशन का जो आधारी अवयव है उससे गुणा करना है। तो 3.8 से इस वाली इक्वेशन को गुणा कर दूंगी तो x2 भी 3.8 हो जाएगा, यहाँ पे भी x2 3.8 है। अब ये जो नई इक्वेशन बनेगी 3.8 से गुणा करने के बाद उसमें से आप इक्वेशन सी को घटाओगे। जब तो घटाओगे तो x2 वापस गायब हो जाएगा और x3 और x4 बचेगा। तो इस वाली इक्वेशन में भी आपके पास x3 और x4 बचेगा। इक्वेशन सी से भी आपके पास x3 और x4 बचेगा। तो उन दोनों ही इक्वेशन को हम ई और एफ नाम दे देते हैं और दोनों को फिर से रख लेते हैं। वापस हम इनमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम देंगे x3 के हिसाब से। इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे, इसको इक्वेशन 2 नाम देंगे, ठीक है। अब वापस ये जो पहली इक्वेशन लेंगे उसको आगे लेके जाएंगे। ये जो भी आपकी पहली इक्वेशन होगी उसका जो आधारी अवयव होगा उसको हम भाग देंगे, ठीक है। जैसे ये वाली इक्वेशन, इसका आधारी अवयव ये है तो इसका जब हम भाग देंगे तो x3 का गुणांक 1 हो जाएगा। अब x3, इस वाली इक्वेशन को हम गुणा करेंगे किससे, जो बची हुई इक्वेशन का आधारी अवयव होगा उससे। जैसे ये 1.12 है तो इस इक्वेशन को हम 1.12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी, आप देख सकते हो। अब क्या करना है, अब आप जानते ही हो जिसका आधारी अवयव हमने काम में लिया था, जैसे इक्वेशन h का हमने आधारी अवयव काम में लिया था, तो इस इक्वेशन h के आधारी अवयव वाली इक्वेशन को ही हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ माइनस है तो हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो x3 गायब हो जाएगा और सिर्फ x4 बचेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से मेरे पास x4 की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं x4 की वैल्यू से x3, x2 और x1 की वैल्यू निकाल लूँगी और यही आपकी गॉस विलोपन विधि है। तो सीधी सी सिंपल सी ट्रिक है। विलोपन का मतलब है गायब करते चलो, जो भी आपके पास टर्म होगी उसको गायब करते चलो। तो पहले x1 गायब होगा, फिर x2, फिर x3 और x4। इस तरीके से आपके पास नई इक्वेशन आती जाएगी, उनको नंबरिंग देते जाना, इक्वेशन को गायब करते जाना। लास्ट में आपके पास सिर्फ x4 बचेगा तो उससे आप x4 की वैल्यू निकाल लोगे और फिर x4 से आप एक ऐसी समीकरण ढूंढोगे जहाँ x3 भी होगा और x4 भी। तो x4 की आप वैल्यू रखोगे तो x3 की वैल्यू आ जाएगी। वापस आप एक ऐसी इक्वेशन देखोगे जहाँ x2, x3, x4 होगा तो x3, x4 की वैल्यू से आप x2 की वैल्यू निकाल लोगे, फिर x2, x3 और x4 की वैल्यू से आप x1 की वैल्यू निकाल लोगे। तो गॉस विलोपन विधि बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको ये याद होती जाएगी। अभी मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि कैसे कहाँ गुणा कर दिया, किसको किससे गुणा कर दिया वगैरह वगैरह। अगर आप चाहते हो कि मैं गॉस विलोपन विधि का एक दूसरा भी एग्जाम्पल लेके आऊँ ताकि आपको
आपको और अच्छे से क्लियर हो तो मुझे कमेंट